बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में वो हमारा एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में होगा। बेसिकली एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स क्या होते हैं? एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स एंटी कैंसर ड्रग्स को ही हम कहते हैं। तो एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स या एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स को हम डिफरेंट तरीके से जो है वो क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं उनकी। हम उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी देख सकते हैं, हम उसके मेडिसिनल यूजेस को भी देख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की तो हमें हर ड्रग का एसएआर डिस्कस करना होता है, हर ड्रग के एसएआर के बारे में बात करनी होती है। तो जब एंटी कैंसर ड्रग आप पढ़ें, कोई सी भी एंटी कैंसर ड्रग ले लें, कोई एक भी एंटी कैंसर ड्रग आप ले लें, तो उसकी आपको क्लासिफिकेशन का अगर पता हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली मैकेनिज्म को बहुत इजीली डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको क्लासिफाई ही ऐसे करते हैं जो कि उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे डिपेंड करती है उसकी क्लास। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जरूरत ये समझी कि जब हम किसी भी ड्रग का एसएआर समझें तो हमें सबसे पहले उस ड्रग का मैकेनिज्म भी थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। और उस ड्रग के मैकेनिज्म की नो हाउ के लिए बेस्ट ये है कि हमें पहले उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया होना चाहिए। तो जब भी आप किसी टॉपिक को डिस्कस करो, किसी भी ड्रग की कैटेगरी को डिस्कस करो, वेदर दे आर द एंटी कैंसर ड्रग्स, वेदर दे आर द एंटी टीबी ड्रग्स, किसी भी डिजीज के रेलेवेंट ड्रग की कैटेगरी को डिस्कस करो, तो आप सबसे पहले उसकी प्रॉपर डेफिनेशन को डिस्कस करो। प्रॉपर डेफिनेशन डिस्कस करने के बाद आप उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करो। क्लासिफिकेशन के बाद आप उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे जाओ, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव किस्म का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो। और बेटर ये है कि वो डायग्राम्स के जरिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लोर करे, एक्सप्लेन करे। क्लियर? तो जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पढ़ लेते हैं हम, तो फिर अगली चीज हमारी आती है मेडिसिनल यूजेस, ड्रग से रेलेवेंट। तो जब हम ड्रग के मेडिसिनल यूजेस भी पढ़ लेते हैं, तो ये देखा जाए तो ये सारी वो कैटेगरीज हैं जो कि आप फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो। और फार्माकोलॉजी में पढ़ने के अलावा आप जो है वो फिजियोलॉजी में भी इनकी बहुत सी चीजें देखते हो। इसके अलावा आप एनाटॉमी में भी बहुत से इस तरह की मैकेनिज्म्स को देखते हो। तो लेकिन जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में जरूरत होती है कि हम जब तक किसी ड्रग का स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप नहीं डिस्कस करते, उस वक्त तक हमारी ड्रग जो है वो प्रॉपरली या कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सबसे पहला काम यही किया कि जब हम कैंसर के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, हम एंटी कैंसर ड्रग्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिजीज है क्या, कैंसर की बेसिकली प्रॉपर डेफिनेशन है क्या। क्लियर? तो यहाँ ये जो डिजीज है कैंसर, ये नाउअडेज बहुत ज्यादा कॉमनली रूटीन में देखी जाती है। तो कुछ इसके बारे में ले पर्सन को भी नो हाउ हो तो इट्स बेटर। क्लियर? और आप लोग तो वही मेडिसिनल स्टूडेंट्स, मेडिकल के फील्ड में बिलोंग करते हो, तो आपको तो इसकी डेफिनेशन हो या कोई भी चीज हो तो वो फुल फ्लेज पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले कैंसर की, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। Cancer is a group of diseases involving abnormal cell growth with the potential to invade or spread to the other parts of body। वो बताता है कि कैंसर हमारे पास मुख्तलिफ बीमारियों का ऐसा ग्रुप है। क्यों? क्योंकि कैंसर की बहुत सी टाइप्स हैं। तो कैंसर बीमारियों का एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हमारे सेल जो हैं उनकी ग्रोथ तो हो रही होती है, लेकिन वो इतनी नॉर्मल किस्म की ग्रोथ होती है जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। और इसके अलावा ना सिर्फ वो एबनॉर्मली ग्रो कर रहे होते हैं, बल्कि वो एक सेल से दूसरे सेल की तरफ ये डिजीज जो है वो स्प्रेड कर रहे होते हैं। एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट की तरफ ये डिजीज जो है वो बढ़ रही होती है। कैंसर हार्म्स द बॉडी व्हेन अल्टर्ड सेल्स डिवाइड अनकंट्रोलेबली टू फॉर्म लम्प्स और मैसेज ऑफ टिश्यूज कॉल्ड ट्यूमर्स और न्यूप्लाज्म। वो कहता है कि जब ये हमारे पास इस तरह के जो सेल्स हों, जो कैंसर के सेल्स हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हम उसको, वो बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसका जो लम्प्स है या उसकी जो मैसेज हैं टिश्यूज के, वो बेसिकली हमारे ट्यूमर्स कहलाते हैं या न्यूप्लाज्म कहलाते हैं। क्लियर? यानी कि आप यूं कह सकते हो कि जो हमारे कैंसर की सेल्स हैं उनका गुच्छा, उनका हजूम, उनके लम्प्स, उनका मैसेज, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि वो ट्यूमर्स हैं, या फिर हम उनको कहते हैं कि वो न्यूप्लाज्म है। और इनकी डिवीजन जो है वो हमारे कंट्रोल में किसी भी तरह से ड्रग के जरिए भी अगर ना आ रही हो तो हम कहते हैं कि इनकी डिवीजन अनकंट्रोलेबल है। कैंसर सेल्स कैन स्प्रेड टू अदर बॉडी पार्ट्स थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम। हमारी बॉडी में जो दो सिस्टम अल्लाह ताला ने रखे हैं, एक ब्लड का और एक लिम्फ का, इसके जरिए हमारा कैंसर जो है बॉडी पार्ट्स में, दूसरे बॉडी पार्ट्स में फैलता चला जाता है। जब कैंसर की टाइप इस तरह की हो कि हम कहते हैं कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है,
तो इसके लिए हम एक बेसिक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है मेटास्टासिस। मेटास्टासिस जो है एक प्रॉपर टर्म है जिसके जरिए हम बता सकते हैं कि कैंसर की ये टाइप है जो एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर रही है, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ फैलती चली जा रही है। यहाँ पे सबसे पहले जरूरत है कि हम ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम ट्यूमर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ें, मींस कैंसर की टाइप्स पढ़ें बेसिकली कि कैंसर है क्या। ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी टू मेटास्टासाइज ट्यूमर्स आर क्लासिफाइड, यानी कि हमने देखना ये है कि क्या ट्यूमर स्प्रेड होने वाला है या ट्यूमर स्प्रेड होने वाला नहीं है। तो ट्यूमर अगर स्प्रेड होने वाला हो तो हम उसको नाम देते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स का, और अगर वो ना फैलने वाला हो और एक ही जगह वो रहता हो, रिजाइड करता हो, तो हम कहते हैं कि ये बिनाइन ट्यूमर्स है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में बात करते हैं। These can spread from the original site and can cause secondary tumors. That is, they can metastasize. Malignant tumors are always cancerous. मतलब यहाँ पे बताने का ये है स्टूडेंट्स कि हमारे किसी ना किसी सेल को अगर इफेक्ट हो गया है, ठीक है, उसकी ग्रोथ इंक्रीज कर रही है, अनकंट्रोलेबली इंक्रीज कर रही है, और वो जो डिजीज है वो हमारी एक पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ मूव भी कर रही है, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और ये ट्यूमर बेसिकली कैंसर ही है, ठीक है। ये हमेशा ऑलवेज, यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कि ऑलवेज कैंसरस, ये जो फैलने वाली बीमारी है इसको हम ये कैंसर का ही नाम देते हैं। दे इंटरफेयर विद द नेबरिंग सेल्स, ये अपने साथ वाले सेल्स के साथ जो है वो इंटरफेयर करती है, और ब्लड वेजल्स को, गट को, ग्लैंड्स को, लंग्स को और दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं जिनको ब्लॉक कर देती है। क्लियर? आपको अभी बताया कि मैसेज बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, लम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब है ब्लॉकेज क्रिएट होना शुरू हो गई है यहाँ पर। दे कैन आल्सो डिस्ट्रॉय द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स, इसकी फैलने की वजह से हमारे वाइटल ऑर्गन्स का जो प्रॉपर फंक्शन या नॉर्मल फंक्शन होता है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने बिनाइन ट्यूमर की कि बेसिकली बिनाइन ट्यूमर है क्या। तो बिनाइन ट्यूमर की बात करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं नॉन मेलिग्नेंट। दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन मेलिग्नेंट और नॉन कैंसरस ट्यूमर्स, ना ही ये फैलने वाले हैं और ना ही ये कैंसर कॉज करने वाले हैं। which does not metastasize, they are generally localized or confined to an area। ये मेटास्टेसिस के प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, ये एक जगह कन्फाइंड रहते हैं, ये एक जगह लोकलाइज रहते हैं, यानी कि ये फैलते नहीं है। डेफिनेटली जब ये एक जगह कन्फाइंड रहेंगे और अगर वो एरिया रिमूव हो सकता हो तो हम कैंसर से जो है वो या उस ट्यूमर से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं, उसको जो है वो हमारी बॉडी उससे फ्री हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि दे आर नॉट यूजुअली अ थ्रेट टू लाइफ, ये जिंदगी के लिए इतना खतरा नहीं क्रिएट करते। क्लियर? तो हमने दोनों क्लासिफिकेशन देख ली। बिनाइन ट्यूमर के अंदर हमने बात की ऐसे ट्यूमर की जो कि नहीं फैलता, मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर हमने बात की ऐसे ट्यूमर की जो कि बॉडी पार्ट्स में फैलना शुरू हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं, जब हमने ट्यूमर की क्लासिफिकेशन पढ़ ली तो अब डेफिनेटली ट्यूमर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया है, मींस वो बॉडी में फैलना शुरू हो गया है। तो हम अब कैंसर की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन और लोकेशन ऑफ द सेल्स फ्रॉम विच द कैंसर ओरिजिनेट्स, ऐसे जिन सेलों के में कैंसर देखा जा रहा है या जिन सेल्स में डिजीज अपेयर हो रही है उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट किस्म के जो है वो कैंसर की टाइप्स यहाँ पे डिस्कस की गई है। सबसे पहले जो यहाँ पे डिस्कस की गई है दैट इज द कार्सिनोमास। क्लियर? स्क्रीन पे मैं आपको दिखाती हूँ। कार्सिनोमास, सार्कोमा, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, एडिनोमा एंड सीएनएस कैंसर। तो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। कार्सिनोमास क्या है स्टूडेंट्स? कार्सिनोमास ये है कि दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेल्स एंड कवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज स्किन एंड एपिथेलियल सेल्स। 80 to 90% of the reported कैंसर केसेस आर कार्सिनोमास, यानी कि 80 to 90% हमारे सामने जो भी कैंसर के केस आते हैं वो कार्सिनोमास ही को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है? तो ये क्या है? ये स्किन और एपिथेलियल सेल्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ होता है ये वाला कैंसर। तो बेसिकली ये वाइडली स्प्रेड हो चुका है, तो हम इसके लिए हमने एक परसेंटेज यहाँ पे निकाली है कि 80 to 90% ये स्प्रेड हो रहा है। सार्कोमा, these are characterized by cells located in bone, cartilage, fat, connective tissue, muscle, blood vessels and supportive tissues। ये जो आपको नेम मेंशन किए मैंने, ये इन जगह के सेल्स को जो है वो इफेक्ट कर रही है। तो इसकी इन जगह के सेल्स अगर इफेक्ट होते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारी सार्कोमा की डिजीज है। ठीक है? देन हम बात करते हैं ल्यूकीमिया की। ल्यूकीमिया, these are cancers
that begin in the bone marrow and affect the WBCs and their precursor cells. It causes large numbers of abnormal blood cells to be produced and enter the blood. यहाँ पे वो बताता है कि ल्यूकीमिया की बात अगर हम करें, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन टाइप है कैंसर की, कि अगर हम ल्यूकीमिया की बात करें तो ये बोन मैरो से शुरू होने वाला कैंसर है, जो कि वाइट ब्लड सेल्स को और उनके प्रिकर्सर सेल्स को, प्रिकर्सर सेल्स का मतलब जो WBCs का पार्ट ही होते हैं, WBCs के साथ ही जुड़े हुए होते हैं, उसके मैसेजेस को आगे लेके जाते हैं, उसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। तो उनके जो है वो डिस्टर्बेंस या उनकी जो है फंक्शंस के इफेक्ट होने को हम कहते हैं कि ये ल्यूकीमिया कॉज कर गया। इट कॉजेज लार्ज नंबर ऑफ इबनॉर्मल ब्लड सेल्स, इसकी वजह से इतने नॉर्मल किस्म के ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं ज्यादा तादाद में, जो कि ब्लड में एंटर कर जाते हैं। देन हम डिस्कस करते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा, these are the cancers that begin in the lymph nodes and immune system tissues. अब लिम्फोमा नेम से पता चल रहा है कि लिम्फ नोड्स की तरफ देखें, जहां जहां हमारी बॉडी में लिम्फ नोड्स होंगी वहां वहां इस कैंसर के स्प्रेड होने के चांसेस हैं। और इसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, उसके टिश्यूज में भी अगर कोई बीमारी अपियर हो तो, और वो कैंसर से रेलेवेंट हो, तो हम उसको नाम देते हैं कि ये लिम्फोमा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइलोमा की। माइलोमा क्या है? दीज आर द कैंसर्स दैट इफेक्ट द बीटा सेल्स, इट आल्सो स्प्रेड थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम। माइलोमा और लिम्फोमा ये दोनों जो है वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए पूरी बॉडी में फैलते चले जाते हैं। एडिनोमास की बात करते हैं। दीज आर द कैंसर्स दैट अराइज इन द थायराइड, पाइट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड एंड अदर ग्लैंडुलर टिश्यूज। यानी कि एडिनोमास जो इफेक्ट होता है उनका वो ज्यादातर ग्लैंड्स पे शो हो रहा है। अब ये थायराइड हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है, पाइट्यूटरी हमारे फंक्शंस बहुत से कंट्रोल कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड बहुत से फंक्शन कंट्रोल कर रहा है, ग्लैंडुलर टिश्यूज बहुत से फंक्शंस कंट्रोल कर रही हैं। तो ये जितनी भी जो हमारी इन चीजों के सेल्स इफेक्ट होंगे तो हम उनको कहते हैं कि एडिनोमास के अंडर आता है। देन हम बात करते हैं CNS कैंसर्स की। दीज आर द कैंसर्स दैट बिगिन इन द टिश्यूज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए हमारे आधी बॉडी पार्ट का जो ऊपर का पोर्शन है वो सारा ब्रेन हमारे कंट्रोल कर रहा है, लोअर बॉडी पार्ट जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जो वो कंट्रोल हो रहा होता है। ठीक है, तो हमारे जो मेन हमारे परफॉर्म करने वाले ऑर्गन है उनको ही डिस्टर्ब कर दिया जाए, उनकी टिश्यूज को ही डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो हम इसको नाम देते हैं कि ये CNS कैंसर है। राइट स्टूडेंट्स, जब आपने कैंसर की सारी टाइप्स पढ़ ली तो अब हमारा एक जो मेजर हेडिंग स्टार्ट होती है, दैट इज द एंटी कैंसर और एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स। कि एंटी कैंसर या एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स को क्लासिफिकेशन करना कैसे है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि क्लासिफिकेशन जो है वो दो तरह की हो सकती है। पहली क्लासिफिकेशन को हम नाम देते हैं कि ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है? जिसके अंदर हम ड्रग्स को क्लासिफाई करें इसको उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंगली। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखते हुए आप ड्रग्स की क्लासेस बनाते हो तो हम कहते हैं ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। इसी तरह से अगर आप कुछ ड्रग्स के केमिकल रिएक्शंस को देखते हुए उनकी क्लासेस बनाते हो तो हम कहते हैं ये केमिकल क्लासिफिकेशन है। तो ड्रग्स की जो है वो क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, और ड्रग्स की क्लासिफिकेशन जो है वो केमिकल क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। आपको मैंने बता दिया कि जब फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात हो तो उसकी बेस जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग होगा, और जब मैंने आपको बताया कि केमिकल क्लासिफिकेशन की बात हो तो जो इन्वॉल्वमेंट होगी जिन केमिकल रिएक्शंस की, वो हमारी क्लासेस बनाने का बेस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स हमारे पास आ रहा है, और हम सबसे पहले जिस क्लास को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास आ रही है एंटी मेटाबोलाइट्स। तो आपको डियर स्टूडेंट से पता होना चाहिए कि जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं ये क्या हैं। अगर आप उनकी हेडिंग को पे मीनिंग को अंडरस्टैंड कर लोगे कि एंटी मेटाबोलाइट्स क्या हैं, तो आप देखोगे कि जितनी ड्रग नीचे दी गई होंगी या एंटी मेटाबोलाइट्स के अलावा भी कोई हेडिंग हो, तो जो भी उसकी हेडिंग है अगर आप उसको अच्छी तरह से देख लो, उसको अच्छी तरह से समझ लो, उसके मैकेनिज्म को समझ लो, तो आप देखोगे कि नीचे जितनी भी ड्रग्स इनलिस्ट की गई होंगी उन तमाम का मैकेनिज्म उस हेडिंग से सिमिलर होगा। माइन्यूट सा डिफरेंस तो होगा, लेकिन यह है कि सिमिलैरिटी उसके अंदर ज्यादा काउंट करेगी। क्लियर? तो अब एंटी मेटाबोलाइट्स क्या है? एंटी मेटाबोलाइट्स हमारे ड्रग के वो सब्सटेंसेस हैं, या ये कह सकते हो कि वो ड्रग्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, जो नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं। ठीक है, हमारा सेल नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन कुछ सब्सटेंस जो है वो उसके साथ इंटरफेयर कर जाती हैं। तो हम कहते हैं कि ये ज्यादातर कब होता है? ये जब होता है जब ये ड्रग्स जो है वो कंबाइन कर जाती हैं इंजाइम के साथ। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस के साथ, नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ सेल्स के साथ इंटरफेयर कर जाएं, और ज्यादातर कंबाइन वो किसके साथ करें? वो एंजाइम के साथ करें, तो ये हमारी एंटी मेटाबोलाइट्स कहलाती हैं। अब इन एंटी मेटाबोलाइट्स में हमारे पास
जो ड्रग्स इन लिस्ट हैं वो कौन कौन सी हैं? 5-फ्लोरोयूरासिल है, मिथोट्रिक्सेट है जिसे हम MTX का नाम भी देते हैं, 6-थायोगमानीन है, 6-मरकेप्टोप्यूरिन है, साइटाराबीन है। ठीक है, ये हमारी पहली क्लास जो है वो डिस्कस हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे, जब हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम वन बाय वन ड्रग की डिस्कशन पे आएंगे। अब हम बात कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स की। अब एंटीबायोटिक्स क्या हैं? एंटीबायोटिक्स हमारी वो मेडिसिन हैं जो कि हमारे क्या करती हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक भी सकती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल भी कर सकती हैं। दोनों तरह के हमारे जो है वो बैक्टीरियसिडल और बैक्टीरियोस्टैटिक का आपने नाम सुना हुआ होगा कि बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स वो हैं जो हमारे माइक्रोब्स की या जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनकी ग्रोथ को रोकती है। और बैक्टीरियसिडल कौन सी होती हैं? जो कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं उनको किल करती हैं। तो एंटीबायोटिक्स के अंदर जो ड्रग्स इनलिस्ट करते हैं उनमें हमारे पास कौन कौन सी आती हैं? उनमें हमारे पास आती है ब्लियोमाइसिन है, डेक्टिनोमाइसिन है, डॉक्सोरुबिसिन है, डोनोरुबिसिन है। आप अगर चाहें तो क्लासिफिकेशन और मजीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली क्लासिफिकेशन की जाती है इन हेडिंग्स के अंडर, मैंने वहाँ ये वो सारी कवर की है इसके अंदर ना। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास की, जो कि हमारी क्या क्लास है? हमारी क्लास है अल्काइलेटिंग एजेंट। अल्काइलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें अल्काइल ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर किसी रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा हो और कोई नई ड्रग बन रही हो तो हम कहते हैं कि ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं। क्लियर? तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स को हम ये कह सकते हैं कि ये कीमोथेरेपी की ड्रग्स हैं बेसिकली, जो हमारे सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स के साथ इंटरफेयर करती हैं, या तो उनके सेल्स उन सेल्स की डेथ को कॉज करती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोकती है। सही है, तो ये बेसिकली कैंसर सेल्स हैं जिनके अंदर ये इंटरफेयर करती हैं और उनके अंदर उसकी ग्रोथ को रोकती हैं या फिर उसकी जो है वो उसको डेथ कॉज करती हैं उन सेल्स की। तो बेसिकली इन एजेंट्स में हमारे पास कहीं ना कहीं उनकी प्रेपरेशन में अल्काइल एजेंट जो है वो अल्काइल ग्रुप जो है वो ऐड हो रहा होता है। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं आप देख सकते हो स्क्रीन पे। बसल्फेन है, डकार्बाजीन है, स्टेप्टोजोसिन है, क्लोरम्ब्यूसिल है, साइक्लोफॉस्फामाइड है, लोमिस्टीन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपने माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स। अब आपको माइक्रोट्यूब्यूल का बेसिकली अंदाजा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स बेसिकली हमारा जो सेल है, जो हमारे सेल का स्ट्रक्चर है, उसके कंपोनेंट्स हैं। क्लियर? तो हमारी जो ड्रग्स हैं, ये जो हमारे ड्रग सब्सटेंसेस हैं जो हमारे इन सेल्स के पार्ट्स को जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स कहलाते हैं उन्हें डिस्टर्ब करें या उनके साथ इंटरफेयर करें तो हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स हैं। माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स कहलाते हैं। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स इनलिस्ट की जा सकती हैं? इसके अंदर डिस्कस की जा सकती हैं कि विनक्रिस्टिन है, क्लियर, विनब्लास्टिन है, विनोरल्बिन है और डोसीटैक्सेल है। क्लियर? तो माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर्स में हम इन चार ड्रग्स को डिस्कस कर सकते हैं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनोरल्बिन एंड डोसीटैक्सेल। अगली क्लासिफिकेशन जो हमारी आती है, अगली क्लासिफिकेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारी स्टेरॉइड हार्मोन्स है। स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड देयर एंटागोनिस्ट। आपको पता है कि हार्मोन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, प्रोटीनस भी होते हैं, स्टेरॉइडल भी होते हैं। तो यहाँ पे हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं और उनके एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं। अब हार्मोन्स तो वो हैं जो हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं या जो हमारे बॉडी फंक्शंस को जो है वो परफॉर्म करने में हमारे लिए हमारी मदद कर रहे हैं। देन व्हाट आर द एंटागोनिस्ट? एंटागोनिस्ट क्या है? एंटागोनिस्ट वो हैं स्टूडेंट्स जो इनके रिजल्ट को या इनके परफॉर्मेंस को या इनके फंक्शन को अपोज कर रहे होते हैं, यानी कि एक दूसरे को ये मुखालफत कर रहे होते हैं एक दूसरे की। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब हमारे पास एक इंसुलिन है। आपको पता है कि इंसुलिन का क्या काम है कि वो जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ग्लूकागॉन का क्या काम है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है बेसिकली एक दूसरे के कंपिटिटर कह लें या आप इनको कह सकते हैं कि एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। तो स्टेरॉइडल हार्मोन या एंटागोनिस्ट की बात करें तो हम यहाँ पे ड्रग्स लिस्ट करते हैं कौन कौन सी हैं। टेमोक्सिफिन इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, क्लोरमिफिन इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है, फ्लूटामाइड है, प्रेडनिसोन है, एस्ट्रोजन है एंड अमाइनो ग्लूटीथिमाइड है। ये हम स्टेरॉइडल हार्मोन्स और इसके एंटागोनिस्ट के अंदर इन टाइप्स को डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है? डियर स्टूडेंट, आपने फार्माकोलॉजी में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है कि हमारे पास इम्यून सिस्टम के लिए एंटीबॉडीज होती हैं और एंटीजेंस होती हैं। एंटीजेंस क्या होती हैं? एंटीजेंस वो होती हैं जो बॉडी के बाहर से हम अप्लाई करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं, और एंटीबॉडीज अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में प्रेजेंट की होती हैं जो कि उन ड्रग्स को या उन एजेंट्स को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो जब ये एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है वो इम्यूनिटी शो करवाता है। तो यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का नाम आया है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बेसिकली हमारी
इस तरह की एंटीबॉडीज हैं जो कि लैब में प्रोड्यूस होती हैं। बेसिकली ये प्रोटीनस इन नेचर हैं और ये लैब में प्रोड्यूस होने वाली प्रोटीन्स हैं जो कि एंटीबॉडीज ही होती हैं, और ये हमारी बॉडी में जाकर स्पेसिफिक एंटीजेंस को ढूंढती हैं। मींस जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो हमें साथ एंटीजेंस भी अप्लाई कर रहे हैं, हम ये लैब प्रोड्यूस प्रोटीन एंटीबॉडीज भी अप्लाई कर रहे हैं। तो जब ये एंटीबॉडीज जो लैब में प्रोड्यूस हुई हैं अप्लाई करते हैं और साथ एंटीजन अप्लाई करते हैं, तो ये आपस में कॉम्प्लेक्स बनाती हैं एंड रिस्पॉन्स देती हैं। क्लियर। इसके अंदर हम बात करते हैं जिन ड्रग्स की, 2 या 3 ड्रग्स को मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, वो कौन कौन सी हैं। बेवासीजोमैब, ठीक है, रिटॉक्सीमैब है, सीटॉक्सीमैब है, ट्रेस्टुजोमैब है। ये हमारे जो है वो बेसिकली ड्रग्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। ये भी एंटी कैंसर ड्रग की एक और क्लासिफिकेशन को शो करवा रहा है। आखिरी बात करते हैं हम अपनी कि हमारे पास एक और ड्रग्स का जो है वो ग्रुप है जिसको यहाँ पे मैंने नाम दिया मिसलेनियस एजेंट्स। और आप देखेंगे कि बहुत दफा क्लासिफिकेशन में जो लास्ट ग्रुप होता है वो मिसलेनियस एजेंट्स के ही नाम से होता है। उसमें मैंने यहाँ पे कौन सी ग्रुप्स रखी हैं, कौन सी ड्रग्स रखी हैं, एस्पेराजिनेज रखी है, टोपोसाइड रखी है, इमेटिनिब रखी है, प्रोकार्बाजीन रखी है, सिस्प्लेटिन रखी है, इंटरफेरोन रखी है एंड टोपोटिकैन रखा है। अभी जो हमारे पास बेसिकली ड्रग्स हैं जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, मैंने इनको मिसलेनियस एजेंट्स का नाम दिया। मिसलेनियस एजेंट्स का नाम देने की रीजन क्या है स्टूडेंट्स? रीजन ये है कि ये किसी एक कैटेगरी में जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं या कोई एक इनकी स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। ना ही ये ऊपर की किसी कैटेगरी में फिट होती हैं और ना ही इनकी अपनी कोई सेपरेट कैटेगरी बनाई जा सकती है। इसलिए हम इनको नाम दे देते हैं मिसलेनियस एजेंट्स का और उसके अंदर इसको पुट कर देते हैं। अब इनका बेसिकली क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनके मैकेनिज्म बड़े यूनिक होते हैं। ठीक है, अभी जितनी भी ड्रग्स हैं इनके मैकेनिज्म एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे। इसके अलावा इनको इजीली हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, इसकी इजीली हम डिफिनीशन नहीं कर सकते कि जी ये इस ग्रुप में से बिलोंग करता है या इस ग्रुप से बिलोंग करता है। इनकी कोई प्रॉपर कैटेगरी हम डिफाइन नहीं कर सकते, इनकी कोई प्रॉपर क्लासिफिकेशन हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा हम ये भी नहीं कर सकते कि हम इन्हें स्किप कर दें या इन्हें इग्नोर कर दें। इनकी एप्लीकेशन बहुत डाइवर्स होती है। ठीक है, तो इनके जो है फंक्शंस बहुत ज्यादा हमें डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिजीजेज में नजर आ रहे होते हैं। इसके अलावा इनके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी बड़े खास किस्म के होते हैं, तो हम मिसलेनियस एजेंट्स को फॉरगो या इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे 5 थिंग्स बताई हैं, लेकिन मैं 4 स्पेसिफिकली यहाँ पे जो है मैं दोबारा रिपीट करूंगी। पहली बात तो मैंने यही बताई जो हम कह सकते हैं कि पहला हमारा काम ये है कि हमने ये देखना है कि मिसलेनियस एजेंट्स कौन है। हमने कहना है ये वो ड्रग्स हैं जो किसी कैटेगरी में फिट नहीं होती। इसके बाद के जो 4 पॉइंट्स हैं वो क्या बताए मैंने आपको। नंबर 1, आप एक हेडिंग नोट कर सकते हो, यूनिक मैकेनिज्म होता है, एक हेडिंग ये हो गई। नंबर 2, नॉट इजीली कैटेगराइज, इनको हम किसी कैटेगरी में इजीली नहीं रख सकते। डाइवर्स एप्लीकेशन, इनकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होती है, इनके यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स, और इनके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत खास किस्म के होते हैं। तो डियर व्यूअर्स, आज हम जो है अभी हमने जो डिस्कस किया वो एंटी कैंसर ड्रग्स के बारे में। हमने उनकी क्लासिफिकेशन भी देखी है, उनकी डेफिनेशन भी देखी है, उनकी टाइप्स भी पढ़ी है। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में हम अब इनकी ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करके हम इनकी ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। और हम ना सिर्फ ड्रग्स को डिस्कस करेंगे, तो ड्रग्स को डिस्कस करने का जो बेसिक पर्पज होगा हमारा वो ये होगा कि हमने इसकी जो है वो एसएआर को डिस्कस करना है। तो कमिंग लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको हर कैटेगरी की हर ड्रग का एसएआर और वो किस तरह से किस तरह मैकेनिज्म शो करवा रही है वो आपको ब्रीफली और डिस्क्रिप्टिवली इंशाल्लाह मैं आपको शो करवाती रहूंगी।